गुड मॉर्निंग। आज अपना टॉपिक रहेगा लेसन नंबर 8 से पार्ट 2 में पोषण। तो हमने पूरे 7 चैप्टर क्या कर लिए हैं, कंप्लीट कर लिए हैं। लेसन नंबर अपन 8 पढ़ेंगे आज, ठीक है। तो इस चैप्टर का नाम है पार्ट 2 में पोषण। तो ये अपना पहला टॉपिक है इस लेसन का। तो देखिए सबसे पहले बात करेंगे अपन पोषण क्या होता है। पोषण क्या होता है, ठीक है। तो पोषण, जैसे किसी पादप की बात करें, प्लांट, तो प्लांट है अपनी वृद्धि के लिए, ग्रोथ यानी वृद्धि और उसके विकास या जीवन चक्र को पूरा करने के लिए, वृद्धि के लिए या विकास के लिए या अपना जीवन चक्र पूरा करने के लिए जिन पदार्थों को बाहर से ग्रहण करता है, जिन पदार्थों को बाहर से ग्रहण करता है उन्हें अपन क्या कहते हैं, उन पदार्थों को पोषण कहते हैं। अर्थात पादप है वो अपना जीवन चक्र पूर्ण करने के लिए जिन पदार्थों को बाहर से ग्रहण करता है उन्हें क्या कहते हैं, पोषण कहते हैं, ठीक है। डेफिनेशन सबसे पहले कि प्लांट है अपनी ग्रोथ या डेवलपमेंट, विकास करने के लिए या जीवन चक्र को पूरा करने के लिए जिन पदार्थों को बाहर से ग्रहण करता है उन्हें हम क्या कहते हैं, पोषण कहते हैं। अब इनको मुख्य रूप से यानी पोषण के आधार पर जो प्लांट है उनको दो भागों में बांट दिया गया। प्लांट के लिए आप अपने सभी को बोल देंगे कि यहाँ पोषण के आधार पर दो प्रकार के होते हैं, तो सपोषी और एक कौन से होते हैं, परपोषी, ठीक है। सपोषी, दूसरा कौन सा होता है, परपोषी। तो सपोषी क्या होते हैं, तो वे प्लांट जो कार्बनिक पदार्थों का निर्माण क्या कर रहे हैं, स्वयं कर रहे हैं, और अकार्बनिक पदार्थों को कहां से ग्रहण करते हैं, बाहर से ग्रहण करते हैं। पादप है वो क्या होते हैं, सपोषी होते हैं, अर्थात प्रकाश की उपस्थिति में स्वयं अपना भोजन निर्माण करते हैं। तो पादपों ने कार्बनिक पदार्थ का निर्माण क्या किया है, स्वयं किया है, और जो उसको आवश्यक है अकार्बनिक पदार्थ को बाहर से ग्रहण करता है उन्हें अपन क्या कहते हैं, सपोषी कहते हैं, ठीक है। उसके बाद में कौन से होते हैं, परपोषी। तो वे जीव जो कार्बनिक व अकार्बनिक पदार्थों के लिए बाहरी स्रोत पर क्या रहते हैं, निर्भर रहते हैं, उन्हें अपन क्या कहते हैं, परपोषी कहते हैं। अर्थात यहाँ पर कार्बनिक पदार्थ भी और अकार्बनिक पदार्थ भी बाहर से लिए जाते हैं, उन्हें अपन क्या कहते हैं, परपोषी कहते हैं। तो यहाँ पोषण के आधार पर दो प्रकार के प्लांट, सपोषी, दूसरा कौन सा हो गया है, परपोषी। सपोषी यहाँ पर कार्बनिक पदार्थों का निर्माण स्वयं करता है, अकार्बनिक पदार्थ बाहर से प्राप्त करता है, जबकि परपोषी में कार्बनिक पदार्थ व अकार्बनिक पदार्थ दोनों के लिए बाह्य स्रोत पर क्या होते हैं, निर्भर होते हैं। फिर ये पादप है जो खनिज पोषण के आधार पर यानी खनिज पोषण की निर्भरता को किसने बताया है, डी सोसर ने और वॉन सेक्स ने इसके बारे में, खनिज पोषण की निर्भरता के बारे में इन्होंने बताया। तो यहाँ आपने पढ़ा वृद्धि, विकास, जीवन चक्र के लिए जिन पदार्थों को बाहर से ग्रहण करता है उन्हें अपन क्या कहते हैं, पोषण। पोषण के आधार पर दो प्रकार है, एक कौन से होते हैं, सपोषी, दूसरा कौन सा होता है, परपोषी। अगर स्वयं कार्बनिक पदार्थ बनाते हैं और अकार्बनिक पदार्थ बाहर से ग्रहण करेंगे वो सपोषी, और दोनों ही बाहरी स्रोत पर निर्भर रहते हैं उन्हें अपन क्या कहते हैं, परपोषी। और इसके लिए पादपों में खनिज निर्भरता के बारे में सबसे पहले किसने बताया था, डी सोसर। उसके बाद में किसने बताया था, वॉन सेक्स नामक वैज्ञानिक ने बताया था। इसके बाद देखते हैं अपन, इसके बाद अपन देखते हैं पादपों में जो पोषण है उसकी विधि, यानी पादपों में जो खनिज पोषक है उसकी आवश्यकताओं के अध्ययन के लिए कौन कौन सी विधि है, यानी पादप में कौन कौन से खनिज तत्व आवश्यक है उसको खोजने के लिए कौन कौन सी विधियां निम्न है। तो सबसे पहले पढ़ेंगे अपन पादप भस्म विश्लेषण। पहली विधि कौन सी पढ़ेंगे, सबसे पहले पादप भस्म विश्लेषण, यानी अध्ययन करने की 3 विधियां होती है। पादप है उसमें खनिज पोषक को देखने के लिए या उसका अध्ययन करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, 3 विधियों का उपयोग किया जाता है। उसमें पहली है पादप भस्म विश्लेषण, दूसरी है बालू संवर्धन और
तीसरी है जल संवर्धन। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं पादप भस्म विश्लेषण की। किसकी करते हैं? पादप भस्म विश्लेषण। बिल्कुल ध्यान से देखो, बिल्कुल याद हो जाएगा। हम इस विधि में क्या करते हैं, चाहे कोई पादप हो या उस पादप की कोई शाखा हो, पादप हो या पादप की शाखा हो, उस शाखा को 70 से 80 डिग्री सेंटीग्रेड पर टेम्परेचर रखते हैं। 70 से लेकर 80 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान रखा जाता है और इसको 1 से लेकर 2 दिन तक सुखाया जाता है। क्या करेंगे, पादप है उसकी शाखा या कोई छोटा पादप तो उसको पूरा संपूर्ण ले सकते हैं, तो पादप या शाखा है उसको 70 से लेकर 80 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर क्या किया जाता है, सुखाया जाता है। कितने दिन के लिए? 1 से लेकर 2 दिन, 1 से लेकर 2 दिन तक उसको क्या किया जाता है, सुखाया जाता है। अब सुखाने पर पादप में जो भी जल था वो क्या हो जाता है, वाष्पित। अगर पादप है उसको 70 से 80 डिग्री सेंटीग्रेड पर कितने दिन गर्म करेंगे, 1 या 2 दिन गर्म करेंगे, तो उसमें जो भी जल है वो तो वाष्पित हो गया, अर्थात जल उसके अंदर नहीं रहेगा। तो जो बचा हुआ भाग है उसे अपन क्या कहते हैं, शुष्क भाग कहते हैं। क्या कहते हैं? शुष्क भाग। तो देखो, प्लांट लिया, प्लांट की शाखा को लिया, उसको 70 से 80 डिग्री टेम्परेचर पर 2 दिन तक सुखाया, सुखाने पर जल पूरा बाहर निकल गया। अब जल नहीं है तो वो बचा हुआ भाग क्या कहलाएगा, शुष्क भाग कहलाता है। ठीक है, अब इस शुष्क भाग में क्या क्या होता है, यानी जल बाहर निकल गया तो क्या बच गया, उसके अंदर कोशिका वृद्धि भी होती है, एमिनो अम्ल भी होते हैं, प्रोटीन होते हैं, लिग्निन होती है, पॉलीसेकेराइड होते हैं आदि उस शुष्क भाग में पाए जाते हैं। ठीक है, यानी जल वाष्पित होने के बाद में भी कोशिका वृद्धि, एमिनो अम्ल, प्रोटीन, लिग्निन, पॉलीसेकेराइड आदि उस प्लांट के शुष्क भाग में पाए जाते हैं। अब ये जो शुष्क भाग है, उस शुष्क भाग को अपन कितने डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करते हैं, 6000 डिग्री सेंटीग्रेड। कितने डिग्री पर? 6000 डिग्री सेंटीग्रेड पे क्या करते हैं, गर्म करते हैं। अब गर्म करेंगे तो उसमें जो कार्बनिक पदार्थ है, जो भी कार्बनिक पदार्थ बचे हैं, यानी उन्होंने पहले कार्बनिक पदार्थ बनाए थे, निर्मित हुए थे, कार्बनिक पदार्थ जो बने हैं वो किसके रूप में बाहर निकल आते हैं, CO2 के रूप में, कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में, NH3 के रूप में, और इसके अलावा ऑक्सीजन के रूप में सभी कहाँ निकल आते हैं, बाहर। अर्थात जब शुष्क भाग को 6000 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म किया जाता है तो कार्बनिक पदार्थ CO2, NH3, O2 के रूप में बाहर निकल जाते हैं, और इसमें से केवल क्या बचते हैं, यानी जब गर्म करते हैं तो ये तो बाहर निकल गए, इसमें क्या बचते हैं, केवल अवाष्पशील खनिज तत्व बचते हैं। क्या बचते हैं? अवाष्पशील खनिज तत्व बचते हैं, और जिसे क्या कहते हैं, पादप भस्म। यानी पूरा जल गया, जलने के बाद में जो बचा हुआ अवाष्पशील खनिज तत्व है उसे अपन क्या कहते हैं, पादप भस्म कहते हैं। क्या कहते हैं? पादप भस्म। इस भस्म के द्वारा इसमें से जो भी उपस्थित तत्व है उसका आसानी से पता लगा लिया जाता है। तो पहली विधि हो गई है पादपों में जो खनिज पोषक है उसके अध्ययन के लिए कौन सी विधि काम लेते हैं, पादप भस्म विश्लेषण। क्या किया, पादप की शाखा को लिया, उसको 70 से 80 डिग्री सेंटीग्रेड पर 2 दिन तक गर्म किया, गर्म करने पर जल क्या हो गया, वाष्पित हो गया। जो सूखा भाग है उसे अपन क्या बोल देंगे, शुष्क भाग। और इसको जब गर्म करके कितने डिग्री पर, 6000 डिग्री सेंटीग्रेड पर, तो कार्बनिक पदार्थ CO2 के रूप में, NH3 के रूप में और O2 के रूप में बाहर निकल जाते हैं, और केवल क्या रहते हैं, इसमें अवाष्पशील खनिज तत्व रहते हैं जिन्हें अपन क्या कहते हैं, पादप भस्म कहते हैं। और इस भस्म में उपस्थित तत्वों का पता लगा लिया जाता है। तो पहली विधि ये कंप्लीट हो गई है। उसके बाद में अपन देखते हैं दूसरी विधि। इसके बाद अपन देखते हैं बालू संवर्धन विधि के बारे में अपन देखते हैं। तो पहली विधि हमने भस्म विश्लेषण, दूसरी है बालू संवर्धन विधि। बालू संवर्धन विधि, अब इसमें क्या होता है, विभिन्न पोषक तत्वों के आधार पर अलग अलग पोषक तत्व देंगे प्लांट को, और उसके आधार पर पादपों को किस पे लगाया जाता है, बालू या रेत में उगाया जाता है। विभिन्न पोषक तत्वों के आधार पर बालू या रेत में प्लांट को उगाया जाता है। इस विधि को क्या कहते हैं, बालू संवर्धन विधि कहते हैं। दोबारा देखिए,
इस तत्व जो सॉरी इस विधि के अंदर विभिन्न पोषक तत्वों को पादपों की कुशलता के आधार पर बालू या रेत में उगाया जाता है। अब इस विधि में क्या किया जाता है, उसमें तो पादप बस विश्लेषण किया गया था। इसमें क्या करते हैं, जो भी मिट्टी है, जैसे मान लीजिए ये मिट्टी है, तो पहले मिट्टी को क्या करते हैं, HCl से निर्जमित किया जाता है। और निर्जमित का मतलब होता है स्टैंडर्डाइज, यानी उसमें कोई भी खनिज तत्व नहीं पाया जाएगा, उसको निर्जमित कर दिया जाएगा, स्टैंडर्डाइज कर दिया। तो सबसे पहले जो मिट्टी ली जाती है और मिट्टी को किससे धोया जाता है, HCl से धोया जाता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड से धो दिया जाता है। धोने के बाद में ये क्या हो जाती है, निर्जमित, अर्थात ये जो बालू होगी वो पूर्णतः खनिज रहित होगी। ये कौन सी होगी, पूर्णतः खनिज रहित प्राप्त करनी जाती है। तो इस विधि में मिट्टी को पहले HCl से धोया गया, उसके बाद में इसको सुखाया गया। सुखाने के बाद में ये जो मिट्टी है या बालू है वो पूर्णतः क्या रहेगी, खनिज रहित, यानी इसमें खनिज नहीं पाएगा। अब इस मिट्टी में ये पूर्णतः खनिज रहित मिट्टी है, इसमें पादप को लगा दिया जाता है और लगाने के बाद में इस पादप को जो भी पोषक तत्व की आवश्यकता है उसका घोल बना दिया जाता है और इसके अंदर डाल दिया जाता है, जिससे पादप में उपस्थित पोषक तत्वों का अध्ययन कर लिया जाता है। तो दोबारा देख लीजिए, ये भी बहुत इजी है। क्या बोलेंगे इसमें, सबसे पहले मिट्टी को लिया गया, HCl से निर्जमित किया गया, निर्जमित करने के बाद में क्या कर दिया गया, सुखा दिया गया। सुखाने पर इस मिट्टी में कोई भी खनिज नहीं रहता है। फिर इस मिट्टी में प्लांट को लगाया जाता है। लगाने के बाद में इसमें पोषक तत्वों का घोल दे दिया जाता है, जिससे प्लांट ग्रोथ या उसके बारे में जो भी पोषक तत्व है उसका अध्ययन कर लिया जाता है। अब एक परिभाषा है, अपूर्ण पौधे किसे कहते हैं, अपूर्ण पौधे किसे कहते हैं। तो इसमें पृथक पृथक पादपों में, यानी आप 3-4 गमले ले लिए अलग अलग, अब सब में ये मिट्टी डाल दी, 3-4 गमले लेने के बाद में मिट्टी डाल दी सब में। अब सभी में पौधे लगा दिए, किसी में कुछ कम, किसी खनिज की कमी रख दी, दूसरे गमले में दूसरे खनिज की कमी रख दी, तीसरे में अलग रख दी। तो इस प्रकार से अलग अलग पादपों में एक या अधिक तत्वों की खनिज न्यूनता रखते हैं, यानी पूरे खनिज नहीं दिए जाते हैं, कोई ना कोई खनिज की मात्रा कमी रख दी जाती है। तो वो कमी में होते हैं, उन पादपों को क्या कहते हैं, अपूर्ण पौधे कहते हैं। मान लीजिए गमले लगा दिए 5, सब में मिट्टी डाल दी, मिट्टी के बाद में सबको, किसी को कोई तत्व नहीं दिया गया, दूसरे को दूसरा तत्व नहीं दिया गया। इस प्रकार से अलग अलग पोषक तत्वों की न्यूनता के आधार पर उनको उगाया जाता है और उगने वाले प्लांट को क्या कहते हैं, अपूर्ण पौधे। अब बालू में कई प्रकार की समस्या आती है, बालू में या इस विधि में अनेक प्रकार की समस्या आती है। उसके लिए इसकी जगह प्लास्टिक चिप्स, क्वार्ट्ज और वर्मिकुलाइट का उपयोग किया जाता है। अब वर्मिकुलाइट के बारे में पढ़ेंगे इस चैप्टर में। हाँ, इसके बाद में हम जो वो बालू संवर्धन विधि है उसमें वर्मिकुलाइट का अध्ययन करते हैं। अभी बताया था मैंने कि बालू में कमी आने के कारण या रिजल्ट सही नहीं आने के कारण वर्मिकुलाइट का उपयोग भी किया जाता है। अब वर्मिकुलाइट क्या होता है, प्राकृतिक अवस्था में पाया जाने वाला खनिज वर्मिकुलाइट होता है। प्राकृतिक अवस्था में पाया जाने वाला जो खनिज है वो क्या होता है, वर्मिकुलाइट होता है, जिसे तापीय भट्टी 2000 डिग्री फ़ारेनहाइट पर गर्म करके प्राप्त किया जाता है। अर्थात ये प्राकृतिक अवस्था में पाया जाने वाला खनिज है, जिसे तापीय भट्टी है, उस तापीय भट्टी से 2000 डिग्री फ़ारेनहाइट पर गर्म करके प्राप्त किया जाता है। फिर इसकी क्या विशेषता होती है, तो वर्मिकुलाइट है वो रासायनिक रूप से क्या होता है, अक्रिय होता है और हल्के भारी होता है, उष्मारोधी होता है और जल अवशोषण अधिक कर सकता है। ठीक है, यानी इसकी क्या विशेषता होती है, रासायनिक रूप से हल्का, अक्रिय, हल्के भारी, उष्मारोधी और जल अवशोषण क्या होता है, इसमें अधिक होता है। और इसका विघटन नहीं होने के कारण, इसमें विघटन नहीं होने के कारण क्या होता है, इसके या इस वर्मिकुलाइट में एक के बाद एक अनेक फसल लगाई जा सकती है।
ये नहीं कि दोबारा इसको दोबारा समझ करके कि इसका इसमें तत्वों का विघटन नहीं होने के कारण ये क्या होते हैं, एक के बाद एक फसल में उगाने के लिए यह वर्मिकुलाइट उपयोग में लिया जाता है। अब वर्मिकुलाइट है तो वर्मिकुलाइट का उपयोग करते हुए पौधे को उगाना, यानी इसके उपयोग लेकर या इसका उपयोग करके अपन किसी पादप को जब लगाते हैं तो उस विधि को क्या कहते हैं, वर्मिकुलोपोनिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं, वर्मिकुलोपोनिक्स कहते हैं। तो दो विधि पढ़ी है आपने। सबसे पहले कौन सी विधि पढ़ी है आपने, सबसे पहले बस्म विश्लेषण, दूसरी पढ़ी है बालू संवर्धन। बालू संवर्धन में HCl से बालू को धोया जाता है, फिर उसमें पोषक विलयन देकर प्लांट को लगाया जाता है। उसके अलावा वर्मिकुलाइट का उपयोग किया जाता है। वर्मिकुलाइट है वो प्राकृतिक अवस्था में पाया जाने वाला खनिज है जिसे तापीय भट्टी से 2000 डिग्री फ़ारेनहाइट पर गर्म करके प्राप्त किया जाता है और ये रासायनिक रूप से अक्रिय, हल्के, उष्मारोधी व जल अवशोषण वाले अधिक होते हैं। तो वर्मिकुलाइट का उपयोग करते हुए हम किसी प्लांट को लगाते हैं उसे अपन क्या कहते हैं, वर्मिकुलोपोनिक्स कहते हैं। अब तीसरी विधि है, हाँ इसके बाद में अपन तीसरी विधि काम लेते हैं जल संवर्धन विधि। जल संवर्धन विधि जिसको क्या कहते हैं, हाइड्रोपोनिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं, हाइड्रोपोनिक्स या मृदा विहीन संवर्धन कहते हैं। पहला पादप बस्म विश्लेषण, दूसरा जो आपने पढ़ा था बालू संवर्धन, और तीसरा कौन सा गया, जल संवर्धन विधि या हाइड्रोपोनिक्स या मृदा विहीन संवर्धन। इस विधि के बारे में सबसे पहले जर्मन के वैज्ञानिक जूलियस सेक्स ने इस विधि को बताया था। ठीक है, जर्मन के वैज्ञानिक जूलियस सेक्स, उन्होंने इस विधि के बारे में सबसे पहले बताया। जल संवर्धन विधि के बारे में सबसे पहले जर्मन के वैज्ञानिक जूलियस सेक्स ने बताया। अब इस विधि में क्या होता है, पादप को केवल इसमें मृदाविहीन, अर्थात यहां नाम क्या लिखा है, मृदाविहीन, यानी मिट्टी का यूज ही नहीं करते हैं। पादप को केवल पोषक विलयन की घोल में उगाया जाता है। तो आप ये कहेंगे कि जब पादप को बिना मिट्टी के केवल पोषक विलयन की घोल में उगाया जाता है उसे क्या कहते हैं, जल संवर्धन विधि या क्या कहते हैं, हाइड्रोपोनिक्स विधि कहते हैं। पादपों को बिना मिट्टी के केवल पोषक विलयन में उगाने की जो विधि होती है उसे जल संवर्धन विधि या हाइड्रोपोनिक्स विधि कहते हैं। इस विधि में जड़ों को ऑक्सीजन प्राप्त करने के लिए बाहर से क्या प्रोवाइड की जाती है, ऑक्सीजन प्रवाहित की जाती है, यानी जो ऑक्सीजन चाहिए इनको तो बाहर से ऑक्सीजन प्रवाहित कर दी जाती है। ठीक है, तो इस विधि को अपन क्या कहते हैं, जल संवर्धन। अब जल संवर्धन विधि होती है उसमें जो पोषक विलयन का घोल दिया जाता है उसके लिए सेक्स, जूलियस सेक्स, नॉक और हॉगलैंड नामक वैज्ञानिक ने प्रस्तावित पोषक घोल का उपयोग किया। तो आपने आज कितनी विधि पढ़ी, 3। सबसे पहले पादप बस्म विश्लेषण, दूसरी बालू संवर्धन और तीसरी आपने पढ़ी है जल संवर्धन। पहले विधि में आपने क्या किया था, सबसे पहली जो विधि थी उसमें 6000 डिग्री फ़ारेनहाइट पर उसको गर्म किया था और उसमें केवल पादप बस्म विश्लेषण के दौरान सभी तत्वों का अध्ययन कर लिया गया। उसके बाद में सेकंड पॉइंट आपने लिया था बालू संवर्धन, उसमें बालू को आपने HCl से धोया और धोने के बाद में उसमें जो पोषक तत्व के घोल डालकर उस प्लांट को उगाया था और वहां वर्मिकुलाइट पड़ा। उसके बाद में तीसरी विधि है जल संवर्धन। इस विधि में पोषक विलयन में प्लांट को लगाया जाता है और इस विधि को क्या कहते हैं, जल संवर्धन। क्या कहेंगे कि बिना मिट्टी के पोषक विलयन में प्लांट को लगाने की क्रिया को क्या कहते हैं, जल संवर्धन कहते हैं। आज के टॉपिक से जो अपना क्वेश्चन रहेगा वो है जिन पौधों को एक या अधिक पोषक तत्वों की कमी में उगाया जाता है, जिन पौधों को एक या अधिक पोषक तत्वों की कमी में उगाया जाता है उन्हें अपन क्या कहते हैं। क्वेश्चन रिपीट कर देता हूं, जिन पौधों को एक या अधिक पोषक तत्वों की कमी में उगाया जाता है उन्हें अपन क्या कहते हैं। आप सभी बच्चों को इस प्रश्न का उत्तर कमेंट में जरूर देना है, उसके नंबर आपके अगले टेस्ट में जुड़ेंगे और सभी को धन्यवाद।